इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और इसको किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स हम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है और इसी के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ये सारे के सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो मॉड्यूल नंबर ये 4 है जी। आपको पहले भी पता है कि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स कर चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 4 है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसको परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से मुराद क्या है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूं। डिस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना, यानी कि जो डेटा मौजूद है उसके बारे में बताना, डेटा के बारे में बताना कि ये डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मीन कि डेटा के बारे में बताना, डेटा जो है उसी के बारे में बातें करना कि ये डेटा है जनाब और इस डेटा को आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी एनालिसिस कर सकते हैं और इसका किस तरीके से आप अंदाजन बता सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब स्टैटिस्टिक्स की ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये मेथड है। आपको याद होगा स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, जिसमें हमने देखा था कि भाई मेथड है या हम एनालिसिस करते हैं या डेटा को गैदर करते हैं या डेटा के ऊपर डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स बनाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा को डिस्क्राइब करने को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आपको 4 पिलर याद हैं डेटा को, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, शायद आपको याद हो। कोई बता सकता है वो कौन कौन से पिलर्स हैं? क्योंकि अब हमने डिफरेंट तरीके से आगे चल रहे हैं ना, वही काम नहीं हमने करना जो स्टार्टिंग के दिनों के अंदर करते थे। अब आप साथ साथ मुझे बताएंगे कि आप सीख क्या रहे हैं। सो मुझे कोई बता सकता है आप में से कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो डेटा से रिलेटेड आपको याद है? डेटा का पहला पिलर क्या था, दूसरा पिलर क्या था, तीसरा पिलर क्या था और चौथा पिलर क्या था? जी, सबसे पहले था डेटा की कंपोजिशन। डेटा की कंपोजिशन, या मैं इसको सिर्फ कंपोजिशन लिख देता हूं ताकि इजी हो जाए, कंपोजिशन। और दूसरा था डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या था, डेटा का रिलेशनशिप। एंड चौथा था कंपैरिजन। यही 4 चीजें थी जो हमने देखी थी। ठीक है, अब डेटा के इन 4 पहलुओं को बारी बारी लेके चलने को ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, यानी कि डेटा के बारे में बातें करना या डेटा को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसके अंदर आप डेटा के बारे में बातें करते हैं। अब बात याद रखनी, डेटा के बारे में, जो डेटा है उसके खदोखाल बयान करना। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे गौर से देखें और मुझे चैट में आपने बताना है, इसमें फनी बात कोई नहीं है, जरा गौर से मुझे देख लें आप। यहाँ पे मैं बैठा हूं आपके सामने, आपने बताना है कि आपके सामने मेरी विंडो जो है उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है। जी, जब तक आप चीजें लिखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। माइक नजर आ रहा है, ठीक हो गया, माइक के ऊपर लाइट नजर आ रही होगी, ग्लासेस नजर आ रहे हैं, ये ब्लू लाइट फिल्टर होते हैं जिनको पता है। फिर आपको नजर आ रहा होगा बियर्ड है, मूछें हैं, हाथों में ग्लव पहना हुआ है, एक मेरे पास पेंसिल है। तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लेके आ रहा है, मुझे बताते हुए या मुझे डिस्क्राइब करते हुए। यही काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है। आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, चेंज नहीं करते। बड़ी गौर से बात समझने वाली है। जैसा डेटा आपके पास आया आपने उसे डिस्क्राइब करना है, चेंज नहीं करना। ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स की ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको लोग समझते हुए काफी चीजें भूल जाते हैं और मिक्सअप कर जाते हैं, क्योंकि 2 किस्म की स्टैटिस्टिक्स होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है इन्फ्रेंशियल। आप लोगों को शायद पता होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स 2 किस्म की स्टैटिस्टिक्स होती है। हम डिस्क्रिप्टिव के ऊपर अभी बात कर रहे हैं और मैं आपसे बारहा दफा बोलूंगा कि प्लीज ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स का 15 घंटे का 14 घंटे 15 मिनट का लेक्चर है इसको जरूर देखिएगा। एनी हाउ, यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है डेटा के बारे में बातें करना। अब डेटा की कंपोजिशन क्या है हम इसी के अंदर बताते हैं कि डेटा में क्या है। ठीक है, फिर हर डेटा का वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम देखते हैं कि डेटा का वेरिएबल किस तरीके से आ रहा है तो वो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर भी हम डेटा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम डेटा का एक दूसरे का रिलेशन देखते हैं कि एक के बढ़ने से क्या दूसरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ठीक है, या एक के कम होने से क्या दूसरा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, या एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है या नहीं हो रहा।
कंपैरिजन के अंदर आप चीजों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इन 4 पिलर्स का मेजर पार्ट आता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे अगर आपके पास एक डेटा सेट मौजूद है समथिंग लाइक दिस, ये मैं कॉलम्स बना रहा हूं बेसिकली। ठीक है, ये मैंने 5 कॉलम्स बनाए। एक मेरे पास है नेम, एक है एज, एक है मेरे पास हाइट और एक है मेरे पास आप कह सकते हैं वेट। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इस डेटा के अंदर कंपोजिशन क्या होती है इसकी। कोई बता सकता है कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बता सकते हैं कि डेटा में क्या क्या मौजूद है इस वक्त। इसमें 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है जी हमारी। 4 रोज हैं, इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। अगर आप गौर करें 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब अगली इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। जो कॉलम्स हैं इनको आप वेरिएबल्स भी बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो पहला वेरिएबल है दिस इज नॉमिनल। ठीक है, क्योंकि ये नेम्स आएंगे इसमें। एज हाइट और वेट जो है ये बेसिकली क्या है, कॉन्टिन्यूस या न्यूमेरिक वेरिएबल, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन होगी। हम डेटा के बारे में बता रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को। अब नेम आ गए, एज आ गई, हाइट आ गई, वेट आ गया। अगर मैं एज के कॉलम को यहां पे सेपरेट कर लूं, एज का कॉलम है, पहले की एज है जनाब 30, दूसरे की 20, तीसरे की 30, चौथे की 28। अब अगर मैं इनकी एवरेज ले लेता हूं, एवरेज क्या होती है, इनका मीन। मीन क्या होता है, इसको हम ऐसे शो करते हैं, या आप ऑफ कोर्स नो सॉरी दिस इज समेशन, इसको हम एक्स बार से शो करते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे जब स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर देखेंगे। तो ये क्या होता है, बेसिकली इन सभी को आपने जमा करना है, इन सभी को आपने जमा करना है, जिसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इनका नंबर एन। अभी ये आपको कंफ्यूज करेगी, ये इक्वेशन कहां से आ गई भाई, ये आपको कंफ्यूज करेगी। अब इसको हम पहले समझते हैं कि ये है क्या, एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है औसत, और एवरेज को निकालने के लिए आप जितनी भी क्वांटिटी एक जगह पे होती है उन सभी को जमा करते हैं, यानी कि 30 जमा 20 जमा 30 जमा 28 ऐसे ही है, और डिवाइडेड बाय इनका नंबर 1 2 3 4, ये 4 हैं टोटल, इस पे आप डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी एवरेज क्या आती है, अगर कोई बता सके। क्या एवरेज है जी इसकी, इसकी एवरेज होगी, अगर आप गौर करें तो इसकी एवरेज बनेगी 30 20 50 और 30 80 और 28 डिवाइडेड बाय 4। 27। ठीक है, बड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है। 27 इसकी एवरेज है। हम ये बात कह सकते हैं ना कि मीन ऑफ एज इज 27। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसी को मैं एक्सेल की शीट में लेके जाने लगा हूं, एंड आपको इसको और भी क्लियरली समझाने लगा हूं। ठीक है, आपने रियली बताना है मुझे चैट के अंदर आपका नाम, कॉमा, आप अगर बताना चाहें कि जो आपकी एज है वो कितनी है। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप बताना चाहते हैं, अगर नहीं भी बताना चाहते इट्स फाइन। और साथ में आपने ये बताना है कि आपका वेट क्या है। मैं यहाँ पे फेक भी बता दें, नो इशू। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, हाइट और वेट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम नेम लिखते हैं से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक ही मैसेज के अंदर बताइएगा, जैसे मंसूर भाई बता रहे हैं। सो मंसूर 30 एज है, 79 हाइट नहीं हो सकती, 79 वेट है। हाइट को चलो हम निकाल देते हैं अगर फिलहाल के लिए, जस्ट टू शो यू इजीएस्ट पॉसिबल वे। सादिया, और ये हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2467। नेक्स्ट चलते हैं तैयब 2984, और चौथा एक मैं सैंपल और लूंगा, हमजा, एंड दैट इज 2880। ठीक है, ये हमारे पास 4
डेटा आ गया। दिस इज हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। और जब ये डेटा ऐसे एक्सेल की फॉर्म के अंदर या आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, हो, इस डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। और क्योंकि डेटा मैंने कलेक्ट किया तो ये कौन सा डेटा हुआ? प्राइमरी डेटा। हमने किसी से नहीं लिया डेटा, कहीं से डाउनलोड नहीं किया, ये हमारा अपना डेटा। बेशक डेटा छोटा है, इट डजंट मैटर एट द एंड। तो ये प्राइमरी डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब आप गौर करें कि अगर मैंने इन चारों की एवरेज निकालनी है तो बजाय इसके कि मैं इस तरीके से इसको जमा माइनस करता फिरूं और कट करता फिरूं, डिवाइडेड बाय करता फिरूं, इसी वजह से हमारे पास सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। यू नो दैट कि मैं यहाँ पे क्या बात करने लगा हूं। आप जब भी इक्वल टू लगाते हैं, अगर आपने एक्सेल की बेसिक क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एवरेज और इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, चारों को, ब्रैकेट बंद, ये आपके पास एवरेज आ गई। ठीक है, ये आपकी एवरेज होगी। और यही चीज अगर मैं कॉपी करके यहां पे रखता हूं तो ये ऑटोमेटिकली इन चारों की एवरेज आ जाएगी, क्योंकि एक्सेल जो है वो उसका रेफरेंस वाइज लेके चल रहा है। ठीक है, अब ये मैंने कहां से सीखा या मैं कैसे समझता हूं कि आपको आता होगा? बिकॉज यू मस्ट हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, जिसके अंदर ये सब कुछ बताया हुआ है इस लेक्चर के अंदर। एंड दिस इज द मस्ट थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, अगर आपने नहीं की, टेक योर टाइम, आज कल परसों इन चीजों को जरूर फिनिश करें। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात जी? एवरेज का पता है ना सबको? अब ये तो होगी एवरेज, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसका मुझे टोटल भी चाहिए होगा। उसके लिए मैं सम लिखता हूं और ये आ गया मेरे पास सम। यही चीज मैं उठाता हूं, यहां पे लिखता हूं। इसी तरीके से हमारे पास नंबर भी इसके आने चाहिए कि ये कितना है, इक्वल टू लेंथ, और ये नंबर आ गया। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये है आई सी, राइट, काउंट, या आई गॉट इट। काउंट का मतलब ये है, वो जो हमने समेशन का फॉर्मूला लिखा था नीचे, आपको याद होगा एवरेज का, तो यहां पे हमने एन लिखा था, एन इज द नंबर। ठीक है, तो आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। अब जब हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया तो ये ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन होकर हमारे सामने एवरेज आ गई, ये सम आ गया, ये हमारे पास नंबर आ गया। नंबर को फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, ये बड़ी बात याद रखने वाली है। फ्रीक्वेंसी, कितनी दफा कोई चीज अकर कर रही है, यानी कि इस डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, इस एज की फ्रीक्वेंसी क्या है, या एज का नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। ठीक है, यानी कि कितनी दफा एज अकर कर रही है। समझ आ गई बात की? अब इसी तरीके से वेट की भी है फ्रीक्वेंसी, जो 4 दफा आ रहा है वेट। ठीक है, और इसी तरीके से इनका सम और टोटल आ रहा है। कभी कभार आपको एवरेज की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एवरेज की, या इसको हम बोलते हैं मीन। ठीक है, और ये होता है आपका टोटल या सम। ठीक है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी या नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, ये तीनों चीजें जो आपने अभी कैलकुलेट की हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हैं। ठीक है, आप ये वाली इंफॉर्मेशन लिखते हैं इन 4 डब्बों में से कहीं पे। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन के अंदर ये सब कुछ आएगा, क्योंकि डेटा जिन चीजों से मिलके बना है वो क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपके पास ये एज है और ये वेट है। ठीक है, एज और वेट, ये आपके पास दो चीजें पड़ी हुई हैं। अगर मैं सिंपली एज और वेट दोनों का रिलेशनशिप देखना चाहूं तो आपको एक चीज का अंदाजा हो रहा होगा यहां पे कि अगर एज कम है तो वेट भी कम है, और अगर एज ज्यादा हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ता जा रहा है। एंड वी हैव ऑल्सो समथिंग कि अगर एज 28 है, स्टिल वेट इज अराउंड 30 वाले एज के बराबर। लेकिन जैसे आपका डेटा बढ़ जाता है, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और उस रिलेशनशिप को हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास आ जाती है एज, यहां पे आपके पास आ जाता है वेट। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, यूनिट इनका सेम होना चाहिए। अगर आप खराब यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे बताते हैं कि मेरी एज 300 महीने है, बाकी सारे कहते हैं 24, 29 और 28 साल। डेटा खराब हो गया। यहां पे आप डेटा क्लीनिंग या डेटा रैंगलिंग करते हैं, तो यूनिट शुड बी सेम। इसी वजह से जब भी आपको डेटा कलेक्ट करते हैं, यू शुड राइट डाउन उनके यूनिट्स।
यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, खास तौर पे जब आप कोई एनालिसिस कुछ ऐसा कर रहे हो। ठीक है, हाइट की बात होगी, देन यू शुड नो कि हाइट जो है ये सेंटीमीटर के अंदर भी आ सकती है, फिट के अंदर भी आ सकती है, इंचेस के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, सो यू नीड टू नो कि आप किस एक मेथड के थ्रू हाइट को माप रहे हैं, और वो सभी की सेम होनी चाहिए। जैसे वेट जो है किलोग्राम में होता है, लेकिन यूएसए के अंदर पाउंड्स के अंदर गिना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एज जो है, अगर आप दिनों तक गिनना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा जी, एज और वेट की बात हो रही थी। यहां पे है जी एज 10, 20, 30, 40 और 50, ये मेरे पास पॉइंट्स हैं एज के। ये वेट है जी हमारे पास 10, 20, 30, 40 और ये 50 और ये 60। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं, और बिकॉज देन इट विल बी easier for me to grab this thing. सत्तर, 80। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से यहां पे ये ग्राफ मैनुअली बना रहा हूं। अब होता क्या है, आप एक बंदे की, जैसे मंसूर भाई हैं 30 एंड 79, 30 इनकी एज है, यानी कि यहां से स्टार्ट होती है, एंड 79, 79 आता है यहां पे करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक हमने यहां से पूरी एक लाइन लगाई लाइक दिस। मेरे पास स्केल नहीं है, सो ट्रस्ट मी, ये 30, 79 है। ठीक है, और ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। प्लॉटिंग की जुबान के अंदर एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये जो यहां से यहां तक लगा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो ऊपर को जा रहा होता है प्लेन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखें एक्स और वाई, ये दोनों मिलके एक पॉइंट बनाते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन पॉइंट्स भी इसे बोला जाता है, या प्लॉट के कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि हमने बेसिकली एक प्लॉट बनाया जिसके ऊपर अपना डेटा प्लॉट करना स्टार्ट किया, ताकि हम ट्रेंड्स निकाल सकें या देख सकें। ठीक है, सो एक्स वाई यानी कि 30 और 79 हमने यहां पे लगा दिया। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा है 24, 67, तो यहां से 24 स्टार्ट होगा और 67 आता है तकरीबन यहां पे, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब तीसरा है जी हमारे पास 29, 84, तो मैं यहां से 29 लेता हूं और यहां पे 84 आ जाता है यहां पे करके। आई एम जस्ट इमेजिनिंग द पॉइंट, और 29, 84 हो गया 28, 80, तो यहां से मैं जाता हूं 28, 80। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो हमारे पास ये 3 पॉइंट अलाइन कर रहे हैं, ये वाला नहीं अलाइन कर रहा। ठीक है, तो अक्सर औकात डेटा के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके से चीजें आ जाती हैं, एंड देन यू हैव टू रिजॉल्व दिस। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इन तीनों में से एक इमेजिनरी लाइन गुजारूं लाइक दिस, तो ये लाइन यहां से ऊपर जा रही है। ठीक है, दूसरी साइड पे जा रही है। अब एक बात गौर कीजिएगा, जब किसी की एज 24 के करीब थी तो उनका वेट इतना था। जैसे एज बढ़ी, यानी कि इस पॉइंट पे वेट भी बढ़ गया, अगले पॉइंट पे भी एज बढ़ी और वेट भी बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन 3 डेटा पॉइंट्स की बेस पे वी कैन से कि एज के बढ़ने से वेट जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, बड़ी बात याद रखने वाली है, ये एज के बढ़ने से वेट बढ़ रहा है। अब इस चीज को अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं हम, या स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहें, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि एक के बढ़ने से जब दूसरी चीज बढ़ रही है, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम और भी डिटेल में देखेंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर ये इस तरीके से लाइन लग जाती, तो ये एक के बढ़ने से दूसरी कम नहीं हो रही थी, उससे उल्ट लाइन अगर हम लगाते, तो ये था हमारे पास एज अगर बढ़ रही है लेकिन वेट कम हो रहा है, वेट इज गेटिंग डाउन, तो इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा,
ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। कॉजेशन इज टोटली डिफरेंट देन कोरिलेशन। तो वो हम देखेंगे कि क्या ये सच में ये कॉज कर रही है, एज ही वेट को कॉज कर रही है या कोई और चीज है। सो देयर आर मेनी थिंग्स जब आप इसको फ्यूचर में देखेंगे, बट फॉर नाउ एज के बढ़ने से अगर वेट बढ़ रहा है या एज के कम होने से अगर वेट बढ़ रहा है, सो पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम होगी तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप नेगेटिव होगा। अगर दोनों बढ़ रही हैं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर दोनों कम हो रही हैं फिर भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब डायमेंशंस दोनों की अगर सेम है। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप इज लाइक दिस। ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा इनका अगर एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। सो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक कॉफिशिएंट होता है स्टैट का, जिसे हम बोलते हैं पियर्सन्स कोरिलेशन कॉफिशिएंट। बेसिकली ये हमें क्या करता है मैं आपको बता देता हूं। ये हमें आर की वैल्यू देता है, ठीक है। पियर्सन आर कॉफिशिएंट होता है और आर की वैल्यू रेंज करती है -1 से +1 की तरफ। यहां पे 0 है, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यूज का आर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आप कहेंगे ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर नेगेटिव की तरफ है तो ये आप कहेंगे ये नेगेटिव कोरिलेशन है। सिंपल। और वो कैसे कैलकुलेट होता है वो स्टैट के अंदर आप समझ जाएंगे। एक्सेल के अंदर भी पढ़े हैं कोड्स और फंक्शन सारी कुछ पढ़ी हुई है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट बाय हैंड। आपको सिर्फ ये वैल्यू से जो है वो देखना होता है। लेकिन अगर देखा जाए आप सादा अंदाज में भी देख सकते हैं लाइन ड्रॉ करके। ये एक आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग बेसिक अंदाजा होता है। फिर आप आर को कैलकुलेट करते हैं विच इज स्टैटिस्टिकली डेटा एनालिस्ट जो इस चीज को यूज करते हैं ताकि उनके पास पता चल जाए उनको कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है बेस्ड ऑन पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टेस्ट की बेस पे कह रहा हूं। इसका एक और होता है जिसको हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक के बारे में अभी तक, जब तक आप स्टैट का लेक्चर नहीं देख लेते। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अगर ये 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ? नो रिलेशन, नो कोरिलेशन। तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि डेटा की 4 डायमेंशन है। रिलेशनशिप वाली डायमेंशन समझ आ गई, ठीक है। रिलेशनशिप की डायमेंशन के लिए दोनों का न्यूमेरिक होना जरूरी है। दोनों वेरिएबल्स का न्यूमेरिक होना जरूरी है ताकि आप एक्स और वाई पे इन्हें ड्रॉ कर सकें, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, कंपैरिजन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कंपैरिजन के अंदर मैं क्या करता हूं, सिंपल सी बात करते हैं हम। मैं एज लेता हूं फीमेल्स की वर्सेस एज लेता हूं मेल्स की, ठीक है। ये दो मैंने डेटा लिया, दोनों एज का डेटा है। फीमेल की एज जो है मेरे पास आती है से फॉर एग्जांपल 24, 30, 35, जो मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। और मेरे पास जो मेल्स की एज है वो 38 एंड 42, इस तरीके से तीन की आ गई, ठीक है। अब आप यहां पे तीनों को देखें और यहां पे तीनों को देखें, ठीक है। इन दो चीजों को जब हम कंपेयर करेंगे देन वी विल से कि लड़कियों की एज कम है एज कंपेयर टू लड़कों की एज के इन दिस क्लास। ये होता है कंपैरिजन, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन, ठीक है। जब आप ये बात करते हैं कि लड़कियों की एज लड़कों से कम है, ये तो हमने मोटी मोटी बात कर दी देखने डेटा को देखने के बाद, ठीक है। लेकिन इसका जो एनालिसिस होता है आप क्या करते हैं, इन तीन चीजों का मीन लेते हैं 24 + 30 + 35, क्योंकि आप सभी को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। यू नीड वन क्वांटिटी टू कंपेयर बोथ। जैसे इसकी आपने एवरेज ले ली और इसको फिर कंपेयर करना है आपने 35 + 38 + 42 डिवाइडेड बाय 3। फिर आप इन दोनों को वर्सेस करके कंपेयर करेंगे। अब इसी चीज को एक्सेल में करते हैं। 24, 30, 35 मैं यहां पे साइड पे ले आता हूं एज फीमेल्स और एज मेल्स, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं 24, 30, 35, 24, 30, 35 और यहां पे मैं लिखता हूं 35, 38, 42।
ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी एवरेज लेता हूं तो मेरे सामने आ जाएगी जनाबे वाला कुछ इस तरीके से, एंड यू नो दैट एवरेज कैसे निकालनी है। कॉपी करके मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो ये इनकी एवरेज है 29.6 और इसकी है 38.3। तो मैं यहां पे दोनों लिख लेता हूं, 29.7 कर देता हूं क्योंकि राउंड ऑफ करना है। अगर आपको याद हो तो ये राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, अगर 5 से ऊपर हो तो उसको बैक पे हम इंक्रीज कर देते हैं। और ये हमारे पास दूसरी है 38.3। अब यहां पे दोनों की एवरेज आ गई है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 29.7 इज लेस देन 38.3, यानी कि ऑन द अदर साइड एज ऑफ फीमेल इज लेस देन एज ऑफ मेल। ठीक है, अगर आप गौर करें। सो लेस देन का साइन कैसे लगा, ये दो मैथमेटिकल साइन है, ठीक है, ये इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, जिस साइड पे, अगर आप ये समझें कि ये तीन नुक्तों से मिलके एक साइन बना हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको सेंटर से काटें तो जिस साइड पे दो नुक्ते आ जाएं इसका मतलब है कि वो साइड बड़ी है और ये छोटी है, सिंपली। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है जिसकी बेस पे आप देखते हैं कि एज ऑफ फीमेल इज लेस देन एज ऑफ मेल्स, सिंपल। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एज ऑफ मेल इज ग्रेटर देन एज ऑफ फीमेल। कंडीशन क्या है, इन दिस क्लास। सो ये बेसिकली कंपैरिजन हो जाता है किसी भी डेटा का। अब कंपैरिजन की भी आपको समझ आ गई होगी कि कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है। कंपैरिजन ठीक हो गया, हमने कंपोजिशन भी देखी, कुछ कंपोजिशन के हमने जो है वो चीजें देखी, कंपैरिजन भी देखा। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उसको हम देखते हैं। यहां पे मेरे पास एक प्लॉट मैं बनाता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको हिस्टोग्राम भी बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है किसी भी न्यूमेरिक वेरिएबल को देखने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम भी कहते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर इसके पास फ्रीक्वेंसी या एन होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब मैं यहां पे अगर एज का हिस्टोग्राम बनाता हूं, बड़ी गौर से देखिएगा, ये है 10, 20, 30, 40 और 50। यहां पे मैं रखता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अगर मैं यहां पे 20 से एक बार उठाता हूं और 10 तक ले जाता हूं, इसका मतलब भला क्या है कि 20 वाले लोग, यानी कि ऐसे लोग जिनकी एज 20 साल है, ये लोग हमारी क्लास में 10 हैं। फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, ये लोग हमारी क्लास में 10 हैं जिनकी एज कितनी है, 20 साल। अगर मैं 30 साल वालों का लगाऊं तो ये लोग मेरे पास 6 हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, और सॉरी फॉर दैट। और अगर मैं 40 वाले लगाऊं तो ये मेरे पास 2 या 3 है। तो अगर मैं 50 वाले लगाऊं तो 1 है। और अगर मैं यहां से 10 साल वाले लगाऊं तो ये मेरे पास 2 हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे नजर आ रही है एक चीज, सीढ़ियां सी बनी हुई, ये बेसिकली शो करती है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, कि डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग इटसेल्फ। ठीक है, और इसको आप कुछ इस तरीके से, अगर ये सारी बार्स को आप ऐसे एक लाइन से जोड़ें, समथिंग लाइक दिस, सो इसको हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। अगर यही कर्व कुछ इस तरीके से आए कि ये प्रॉपर एक बेल बन जाए लाइक दिस, तो बोलते हैं कि जी ये जो डेटा है ना, एज का डेटा, ये बेल कर्व बना रहा है, ये इसका सेंटर है यानी कि मीन एंड मीडियन है, और साइडों पे इसके डेटा फैला हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड, ये यहां से यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, यानी कि ये डेटा जो है ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इसके सेंटर की लेफ्ट साइड पे भी उतना ही डेटा है जितना राइट साइड पे है। ठीक है, यानी कि मुतवाजन डेटा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। और इसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टेस्ट भी करते हैं। ठीक है,
और वो क्या टेस्ट होते हैं जिसमें आप शपीरो विल्क एक टेस्ट है जो आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आपको वहां पे नजर आएंगे ये सारी चीजें। इस वजह से मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा, आपको सिर्फ एक डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, डेटा तो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, ये डेटा का प्लॉट बना के मैंने अंदाजा लगाया कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। इस प्लॉटिंग को डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। मैं अपने हाथों से नहीं बनाऊंगा, बेसिकली आप सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बनाते हैं, ये तो आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो प्लॉटिंग है यानी कि डेटा को ग्राफ्स के अंदर कन्वर्ट करने को, ग्राफ्स या प्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट करने को ताकि हम उसको प्रेजेंट कर सकें, इसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। और आने वाले दिनों में हम यही कुछ करने वाले हैं और ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। सही होगी जी बात, यहां तक क्लियर हो गई। अब हमने न्यूमेरिक का देखा, इसी तरीके से आप कैटेगोरिकल और नॉमिनल वेरिएबल्स की भी डिस्ट्रीब्यूशंस देख सकते हैं और ये सारी चीजें मिलके आपको बताती हैं डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये चार पहलू आपके क्लियर हो गए, डेटा के कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप। अब देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू डू द डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब आपको सारी समझ आएगी कि किस तरीके से चल रहा है। इसमें अभी 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी तक हमने नहीं देखे, वो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर के अंदर आपको पता होंगे। वेरिएंस उसे बोलते हैं या स्प्रेड बोलते हैं। और वो क्या चीज होती है, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि जब भी आप डेटा को ड्रॉ करें ना, तो डेटा के सेंटर से, डेटा के बिल्कुल सेंटर से, ये सेंटर है मीन या मीडियन, साइडों पे जितना डेटा फैला होता है इसको बोलते हैं डेटा का स्प्रेड। सो डेटा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है उसका सेंटर, डेटा का सेंटर एक होता है, डेटा का एक होता है सेंटर, या इसको हम बोलते हैं डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी। टर्मिनोलॉजीज जो है ना, बेसिकली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन जाहिर बात है जब आपने इंटरव्यूज में बातें करनी है तो अगर आप ये टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे देन यू विल फील लाइक अ प्रो, यू नो। सेंट्रल टेंडेंसी को सेंटर बोलते हैं और डेटा का जो स्प्रेड होता है यानी कि जितना डेटा फैला होता है इसको हम वेरिएंस या डेटा का फैलाव भी बोलते हैं। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन से भी होता है, एसटीडी आपने सुना होगा, स्टैंडर्ड एरर सुनी होगी। सो ये सारे बेसिकली आपके स्प्रेड के अंदर आते हैं। अब सेंटर और स्प्रेड ये मिलके ही तो सारा डेटा बना हुआ है ना, अगर आप गौर करें डेटा पे, ये दो चीजें ही तो डेटा को बनाती हैं। ये बिल्कुल एक परफेक्ट डेटा की एग्जांपल है कि इसका सेंटर वो होगा जहां पे सबसे ज्यादा डेटा आएगा। सेंटर वो चीज है डेटा की जिसमें सबसे ज्यादा डेटा आएगा, लेफ्ट और राइट इसका स्प्रेड है। और कभी कभार आपका डेटा जो है कुछ इस तरीके से होता है, कभी कभार ये इस तरीके से होता है कि बिल्कुल सेंटर जो है स्टार्ट में है या एंड पे है और डेटा साइडों पे कम है, लाइक दिस। और कभी कभार आपका डेटा होता है बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल पीक पकड़ी होती है, इसका मतलब ज्यादा डेटा जो सेंटर में आ रहा है। सो ये डेटा की डिस्ट्रीब्यूशंस की टाइप है जो आप आने वाले दिनों के अंदर भी देखेंगे और स्टैट के लेक्चर के अंदर भी देखेंगे। मैं आपको इसी वजह से 12 दफा बोल रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर आपने स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है। क्लियर होगी बात जी। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हैं टू फाइंड व्हाट मीन, जिसे हम एवरेज कहते हैं। मीडियन भी एक चीज होती है, वो क्या होता है, और मॉड क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। मीन होता है एवरेज, जिसमें आप 3-4 चीजों को जमा करके देख लेते हैं, उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मैं यहां पे आपको डेटा एक देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। आपने क्या करना है, डेटा का बिल्कुल सेंटर फाइंड आउट करना है विदाउट फाइंडिंग एवरेज। तो इसका डेटा का सेंटर क्या है जी, कोई बता सकता है? 4 है डेटा का सेंटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की लेफ्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज है, राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इट विल ड्रॉ लाइक दिस। इसको बोलते हैं मीडियन, यानी कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द डेटा। अब एक और सिनेरियो यहां पे रखते हैं, वो सिनेरियो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताएं, अब सेंटर क्या है? अब आपने क्या करना है, 4 और 5 जो है
ये दो चीजें हैं आपके पास जो सेंटर में आ रही हैं, इसकी इस साइड पे भी 3 वैल्यू, इस साइड पे भी। आपने इन दोनों की एवरेज ले लेनी है। 4 एंड 5 जो होता है वो 9 होता है। 9/2 कितना होगा? 4.5। तो ये इसका क्या है? मीडियन है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं मॉड की। बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन रिपीट करना जरूरी है। मॉड क्या होता है? ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजीज है। मॉड ये होता है, फ्रीक्वेंसी याद है आपको जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी एन या फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा, इसको समझिएगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4 6 6 7 9, तो इसमें से मॉड भला कौन सी चीज होगी जो ज्यादातर रिपीटेडली आ रही है? यानी कि 6 एंड 6, इसका मॉड होगा 6, क्योंकि ये 1 से 2 दफा आया है। ठीक है। अब एक और बात करते हैं यहां पे, ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको समझिएगा। अगर मेरे पास यहां पे डेटा है 1 2 3 4 5 5 6 7 9 9, इसका कौन सा मॉड है, कोई बताएगा? इसका मॉड लोग कह रहे हैं जी 5 है, और कुछ कह रहे हैं 9 है। यहां पे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स काम आती हैं। इस डेटा का पहला मॉड है 5, दूसरा मॉड है 9। ये बात याद रखनी है। दो मॉड्स हैं इसके, पहला 5 है, दूसरा 9 है। यूजुअली एक्सेल या बाकी चीजों के अंदर पहले को ही शो करवा के वो कह देते हैं कि यही मॉड है, लेकिन हमने जब प्रोग्रामिंग करनी है वी नीड टू नो कि ये पहला मॉड है, ये दूसरा मॉड है, यानी कि मॉड नंबर 1 और ये दूसरा मॉड नंबर 2। समझ आ गई बात की? सो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, परफॉर्म कोरिलेशन एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिया। आप डेटा की समराइजेशन भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं क्लास में सभी के डेटा को कलेक्ट करके मैं पूछूं कि हाँ भाई बताएं अपने नेम और जेंडर बताएं, देन आई कैन समराइज द डेटा कि मेरे पास लड़कियां 12 हैं, लड़के 10 हैं जो इस क्लास में। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो वो समराइजेशन है। आस्क फॉर स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब आप अगर स्टैटिस्टिक्स की वीडियो नहीं देखते, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या चीजें हैं। और बिलीव मी, अगर सिर्फ आप वही चीज देख लें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये वाली स्टैटिस्टिक्स की वीडियो, सिंपली ये वाली, आप डेटा साइंस के लिए जितनी की स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है डेटा एनालिटिक्स के लिए, वो सारी की सारी इसके अंदर मैंने रखी हुई है। आपको इससे ज्यादा कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इसको बनाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल लगे हैं, इस एक वीडियो को। सो प्लीज 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 स्पेंड योर टाइम। अगर 15 घंटे में या 14 घंटे में आपको ये दी गई है, आपका डबल से ट्रिपल टाइम लगेगा, लेकिन एक दफा ये आपको समझ आ गई, आप डेटा एनालिस्ट तकरीबन 20% बन चुके हैं ये एक वीडियो को देख के। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको लगता है कि एलएमएस में मैंने नहीं देखनी, इसमें मुझे चीज़ों की समझ नहीं आती, तो codanix.com, बल्कि codanix यूट्यूब पे जाएं, और यहाँ पे जाके आप सिंपली स्टैट लिखेंगे, स्टैट, तो आपको प्लेलिस्ट भी नजर आ जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। या आप यहाँ पे, ये आपके सामने 14 घंटे की वीडियो है, आप इसको देखें। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मैंने दी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आप हर एक कंटेंट को देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, बुलियन ऑपरेटर क्या है, एरर क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल क्या है, वेरिएशन या स्प्रेड क्या होता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, IQR एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक जो है, अगर आप गौर करें, तो इस एक वीडियो को 60,000 से ज्यादा लोग, तकरीबन 60,000 के करीब लोग देख चुके हैं अगर देखा जाए तो। सो मोस्टली इंडिया से हैं, आप देखेंगे नीचे, क्योंकि आई डोंट नो कि वही लोग कमेंट करते हैं, बाकी अपना लोग तो कहते हैं बस ठीक है पढ़ा दिया, गल खत्म। खैर एनी हाउ, वापस चलते हैं यहाँ पे। सो सैम्पल प्रॉम्प्ट्स कौन कौन से हैं? हम पूछ सकते हैं, इज देयर अ कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशनल लेवल एंड इनकम? आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ लें कि क्या इन दोनों में रिलेशनशिप है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि फलां टेस्ट लगा दो। आप ये भी कह सकते हैं कि इस डेटा को समराइज कर दो बेस्ड ऑन फलां 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 चीज। ठीक है। तो ये सारे काम आप करवा सकते हैं चैट जीपीटी से या डिफरेंट किस्म के लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। गोल ऑफ द मॉड्यूल यही है कि हम प्रॉम्प्ट्स को यूज करना सीखेंगे फॉर टू डिस्क्राइब अ डेटा स्टेटिस्टिकली। डिस्क्राइब का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ खदोखाल बता दिया, बात खत्म। स्टेटिस्टिकल प्रूफ के साथ बात बतानी है, स्टेटिस्टिकल प्रूफ के साथ, अदरवाइज बात नहीं होगी। आस्क एआई टू कंप्यूट और एक्सप्लेन कॉमन डिस्क्रिप्टिव मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, IQR, ये सारी चीजें।
आप प्रॉम्प्ट यूज करके ग्रुप वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, परफॉर्म सिंपल स्टैटिस्टिकल टेस्ट विद एआई's हेल्प, एंड यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकली फॉर बिजनेस रिसर्च और डिसीजन मेकिंग। सो आप उसी से पूछ सकते हैं कि कौन से टेस्ट मैं लगाऊं, ये 4 डायमेंशन मुझे क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग डेटा। जो बात आपको मैंने पहले देसी जुबान में समझाई थी, ये गोरे की जुबान में समझ लें कि प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग और समराइजिंग द डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या क्या आता है? सेंट्रल टेंडेंसी जो मैंने आपको बताई, मीन मीडियन मॉड, स्प्रेड आता है जो दूसरी चीज है। अगर आपके पास न्यूमेरिक कॉलम नहीं है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, एंड देन यू कैन ग्रुप डिफरेंट थिंग्स। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर होती हैं। इसके अलावा भी काफी चीजें जो आने वाले दिनों में हम साथ साथ देखते जाएंगे। एआई कैसे आपको हेल्प कर सकती है? आप कर सकते हैं कि जी ये वाला कॉलम वाइज मैट्रिसेस मुझे निकाल दो, कंपेयर कर दो दो ग्रुप्स को, एक्सप्लेन कर दो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आप उसी को कह सकते हैं कि भाई मुझे सारे का सारा काम एनालाइज करके रिपोर्ट बना के दे दो। आप पाइथन या एक्सेल का कोड भी जनरेट कर सकते हैं। रन सिंपल स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, आप ये भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन प्रॉम्प्ट्स एग्जांपल है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। आई नो कि आपको लगता है कि कोई नहीं, ये तो आती है हमें, लेकिन अगर आपके पास इसका स्क्रीनशॉट पड़ा हो यार, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, आपके पास सारा के सारा काम हो जाएगा। सो कॉमन प्रॉम्प्ट्स कौन कौन से? सेंट्रल टेंडेंसी के लिए आप कह सकते हैं व्हाट इज द मीन, मीडियन एंड द मॉड ऑफ इनकम कॉलम, स्पेसिफिक एक कॉलम का। जनरेट कोड टू कंप्यूट एवरेज सेल्स पर कैटेगरी। स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, या आप वेरिएंस या डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। हिस्टोग्राम बना सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर ग्रुप वाइज समराइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं लड़कियों और लड़कों का सेपरेट ग्रुप बना के फिर एवरेज लूं एज की, तो मेरे पास सेपरेट आएगी। अगर सारी क्लास के बच्चों का एक ही ग्रुप बना के एज की एवरेज लेता हूं तो वो मेरे पास डिफरेंट होगी। सो यू नीड टू नो कि कैसे आपने डेटा को ग्रुप करना है, क्या ग्रुपिंग द डेटा मेक सेंस और नॉट। देन कंपेयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय जेंडर, आप ये एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, तो आप मेल और फीमेल में से कौन ज्यादा सेटिस्फाई रहा है फॉर फ्रॉम योर कस्टमर्स, आप वो भी कर सकते हैं। फिर कोरिलेशन बना सकते हैं डिफरेंट चीजों का। इज देयर अ कोरिलेशन बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडीज एंड एग्जाम स्कोर, क्या आपके ज्यादा पढ़ने से आपके स्कोर ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ठीक है, या आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं डिफरेंट किस्म का, कि प्रॉफिट के साथ सबसे ज्यादा चीज कौन सी कोरिलेट कर रही है। यानी कि आपके पास कोई 15-20 कॉलम्स हैं किसी डेटा के, समथिंग लाइक दिस, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एट द एंड आपके पास प्रॉफिट है। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस चीज के साथ कोरिलेट कर रहा है। आप फिर उस पर ज्यादा एम्फोसाइज करके अपने प्रॉफिट को और भी बढ़ा सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेटा। सिंपल। ठीक है, दिस इज हाउ द इंडस्ट्रियल जायंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स या रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर, और ये बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ प्रॉम्प्ट्स जो है उनके लिए खास तौर पे यूज केसेस और आपको बेसिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट के लिए पता होना चाहिए। जैसे टी टेस्ट एनालिसिस है, ये आप यूज कर सकते हैं फॉर 2 ग्रुप ऑफ मीन्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इसको टी टेस्ट बोला जाता है, और ये भी मैंने स्टैट की वीडियो के अंदर बताया हुआ, आप उसको जरूर देखिएगा। अनोवा भी बताया, काई स्क्वायर टेस्ट भी, एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स भी। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, किस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। कोरिलेशन मैट्रिक्स के अंदर कुछ नहीं होता सिवाय वो आर की वैल्यूज के। ठीक है, सो यू नीड टू नो कि ये किस तरीके से होता है, और आने वाले दिनों में मैं आपको बारहा दफा ये सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, लेकिन प्लीज 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 गो बैक एंड वॉच दिस लेक्चर। आगे चलते हैं। फॉर क्लियर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप बता सकते हैं एनालाइज करो कॉलम फ्ला विद रिस्पेक्ट टू कॉलम दिस एंड रिटर्न मैट्रिक, कोई भी आप बता सकते हैं, मीन मीडियन मॉड यूजिंग टूल और फॉर्मेट एग्जांपल। ठीक है, सो मैं जैसे कह सकता हूं एनालाइज द कॉलम एज विद रिस्पेक्ट टू रीजन एंड रिटर्न द एवरेज एज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन द टेबल फॉर्मेट। सिंपल। फिर आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए आप कोई भी फॉर्मेट समरी ले सकते हैं, आप चाहते हैं तो टेबल ले लें, मार्कडाउन एक लैंग्वेज है उसका टेबल ले सकते हैं, या आप सिंपल टेबल जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बुलेट लिस्ट मांग सकते हैं, पाइथन या एक्सेल का कोड मांग सकते हैं सेम, या चार्ट कोड
ये डिफरेंट किस्म की डिस्क्रिप्शन आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से ले सकते हैं, और ये आज हम करके भी देखने वाले हैं। ठीक है, ये तकरीबन इसमें से 5 से 6 एग्जाम्पल्स हम लगा के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप गौर करें, प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स फॉर लर्नर्स, ये कुछ प्रॉम्प्ट्स है मैंने दिए हुए। अगर आप इन प्रॉम्प्ट्स को अच्छे से देख लें, सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन दीज अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉलम्स। ठीक है, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मॉड, यानी कि कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप, इन 4 चीजों के इर्द गिर्द हमने घूमना है टू डू थिंग्स। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स जो आपको जरूरी आना चाहिए बिफोर इवन डाइविंग डीप इनटू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आपको मीन का पता होना चाहिए, ये क्या है, एंड ऑफ कोर्स यू नो कि एवरेज होती है। मीडियन का पता होना चाहिए, ये मिडिल वैल्यू होती है। दिस वन इज डिफरेंट देन मीन। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। मॉड जो है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसकी रेंज की एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे 24 है और मैक्सिमम 35 है, तो इसकी रेंज क्या हुई, 24 से 35, 24 टू 35, यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक को हम रेंज बोलते हैं। देन वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट किया हुआ है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, और ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी है। इस पर बड़ा मैंने एम्फोसाइज किया हुआ है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देखेंगे उसके अंदर। और यहाँ पे चैप्टर के अंदर अगर आए टाइम स्टैम्प्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने स्प्रेड को पढ़ाना स्टार्ट किया यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, वेरियंस क्या होता है, और किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जा सकता है। ये आप यहाँ से वेरिएशन, स्प्रेड ऑफ डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशन मैंने आपको अभी समझा दिया, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप। टी टेस्ट मैंने आपको बताया कि 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए लगाते हैं, अनोवा होता है 3 या 3 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए। सो ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आनी चाहिए, और मैं आपको ये कहूंगा कि जितनी भी मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। और इसके बाद आपका एक क्विज मैं छोटा सा लूंगा, जिसके अंदर इन चीजों को हम परफॉर्म करके देखेंगे और देखेंगे कि आपको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है। और एक बात याद रखिएगा, जहां पे आपको लगे कि पाइथन का कोड आ रहा है, आपने कोड वाला पार्ट स्किप कर देना फिलहाल के लिए, आपने डायरेक्टली सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने हैं। सो जब कोड वाला पार्ट आएगा, आई विल टीच यू कि किस तरीके से कोड को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मिनी प्रोजेक्ट केस ये हो सकता है कि स्कूल हैज स्टूडेंट मार्क्स ऑफ 3 क्लासेस, हमारे पास एक डेटा आ जाता है, हम उसके ऊपर ये वाला प्रॉम्प्ट लगा के सारे के सारे एनालिसिस जो है वो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, समरी ये है कि जनाब इस मॉड्यूल के अंदर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं डेटा को, प्रॉम्प्टिंग करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, कंप्यूट करते हैं डिफरेंट किस्म के मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम हमेशा पूछते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए एंड नॉट जस्ट नंबर्स। और साथ में अगर हमें प्रैक्टिस करनी है विद डिफरेंट डेटा सेट्स, वी शुड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कि आपके पास अगर 8 वेरिएबल्स हैं तो सभी को डिफरेंट किस्म की जो है वो ग्रुप्स के ऊपर काम करना होगा। लर्न हाउ टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स यूजिंग एआई सपोर्ट, और इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से इस पूरे के पूरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, या आप कह सकते हैं ईडी एनालिसिस को हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डेटा सेट। अच्छा जी, अगर आपके पास नमाज का टाइम हुआ तो आप पढ़ सकते हैं, नो वरीज। वीडियो पूरी की पूरी मैं अपलोड कर देता होता हूँ बाद में, सो यू कैन एक्सेस द वीडियो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रीजन से लोग हैं तो नमाज का टाइम डिफरेंट है हर किसी का। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज कर दें एंड यू कैन से योर प्रेयर, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा जनाब, अपनी दुआ में भी ज़रूर याद रखें, ताकि ये काम जो है हम साथ साथ करते रहें। अच्छा जी, अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे विजुअलाइजेशन, लेकिन उससे पहले हमें स्टैट को अच्छे से समझना है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे एक तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे अपना चैट जीपीटी का जो प्रॉम्प्ट है उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास चैट जीपीटी आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने एक डेटा देना जो मैंने उस दिन डाउनलोड किया था, शायद आपको याद हो, टाइटैनिक का डेटा, ताकि आपको इजीली समझ आ रहे कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये मैं डेटा इसे दे देता हूं। राइट, अब मैं यहां पे एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा जो यहां पे मैंने एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ये एक जनरल प्रॉम्प्ट है, अगर आप गौर करें ये एक जनरल प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल जनरल है। मैं कुछ और नहीं कर रहा सिवाय इसके कि भाई ये वाला काम मुझे करके दे दो। ठीक है,
अब इसके पीछे आपने 2-3 चीजें करनी होती हैं। एक्ट एज ए डेटा एनालिस्ट एंड गिव मी एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल फॉर, ठीक है जी। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा छोटा सा, इसको मैं रन करता हूं, लेट्स सी मेरे पास क्या आता है। दिस विल एनालाइज द डेटा, डेटा आपके सामने है, ये डेटा है सर्वाइव्ड पी क्लास, ये टाइटैनिक का डेटा है, ये जेंडर है मेल या फीमेल कितने थे, एज कितनी थी उनकी, उनके साथ बहन भाई थे या नहीं, सिबलिंग स्पाउस अगर उनके साथ था, बीवी या उनके कोई सिबलिंग्स वो पेरेंट या चिल्ड्रन के साथ थे, वो वाला एक कॉलम आ गया। उनका किराया कितना था, इम्बार्क यानी कि किस एक स्टॉप से वो चढ़े थे टाइटैनिक पे, क्लास कौन सी में वो सफर कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास, मैन था विमेन था या चाइल्ड थी, मैन वुमेन थी या चाइल्ड था, अडल्ट था मेल या नहीं था, ट्रू हो गया, एंड फॉल्स हो गया। डेक यानी कि कौन से डेक पे बैठे थे, ए बी या सी, 3 डेक्स होते हैं ना, स्टोरीज जैसे होती हैं। फिर ये इम्बार्क टाउन पूरा आ गया, पीछे वाले में जो इम्बार्क था वो एक लेटर का था, ठीक है, ये वही चीज है लेकिन इसमें पूरा आ गया। और अभी वो जिंदा है या नहीं है, अलोन अकेले सफर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक डेटा सेट है जो मैंने इसको प्रोवाइड किया है ऑनलाइन, मैंने इसका लिंक आपको पिछले लेक्चर में भी दे दिया था, या टाइटैनिक का डेटा आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका डेटा जो है वो ऑनलाइन पता चल जाए कहाँ पे है, तो गिटहब पे जाएं एंड यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे चले जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद रेपोजिटरीज के अंदर यहाँ पे पाइथन का चिल्ला 2024, इसके अंदर जाने के बाद ये डेटा सेट्स पड़े हैं, और यहाँ से मैंने टाइटैनिक का डेटा डाउनलोड किया है, ये टाइटैनिक CSV, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड कर देगा आपको डेटा CSV फाइल के अंदर, ठीक है जी। सो अब देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स परफॉर्म करके मिले हैं। यहाँ पे देखिएगा जी, जितने न्यूमेरिक कॉलम थे उसने सभी की मिनिमम मैक्सिमम और डिफरेंट किस्म का समरी स्टैटिस्टिक्स हमें दे दी है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये है जी समरी स्टैटिस्टिक्स। अब एक बात पे आपको हंसी भी आएगी कि 0 इसका मिनिमम है, मैक्सिमम इसका 1 है। ये न्यूमेरिक नहीं था, लेकिन ये एक बुलियन ऑपरेटर था, या ट्रू फॉल्स या ऑन ऑफ था, 0 या 1। याद है आपको मैंने बाइनरी डेटा पढ़ाया था, तो इसको भी इसने न्यूमेरिक कंसिडर कर लिया, बट वी विल इग्नोर दिस, ठीक है। देन वी हैव पी क्लास, यानी कि जिस क्लास में वो सफर कर रहे थे, तो वो हमारे पास 1 2 3, ये भी एक हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम है, लेकिन इसको 1 2 3 यानी कि इसको हम कह सकते हैं ऑर्डिनल वैल्यू 1 2 या 3 ऑर्डर के हिसाब से है, लेकिन इसको भी इसने न्यूमेरिक कंसिडर कर लिया, वी विल नॉट कंसिडर दिस। एज जो है ये एक बेसिक कॉलम है हमारे पास, 0.42 यानी कि तकरीबन 4 या 4.5 माह का बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक इसमें सफर कर रहे थे। ये हमारी एक डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स आ गई, ठीक है। और ऑन एन एवरेज जो एज थी वो 29 साल 6 महीने समथिंग थी। कोई बात समझ आई कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं डेटा, यानी कि टाइटैनिक के अंदर जो लोग सवार हुए थे वो 0.42 महीनों से लेके 80 ईयर्स तक उनकी एज थी, और ये इनका सेंटर है, यानी कि मीन इनका ये है, ठीक है। फिर आते हैं सिबलिंग स्पाउस, 0 से लेके 8 तक लोगों के सिबलिंग स्पाउस थे। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मीन इसका नहीं बनता, बिकॉज दिस इज डिफरेंट थिंग, हमें इसका मीडियन चाहिए होगा। देन वी हैव पेरेंट चिल्ड्रन, 0 से लेके 6 तक थे, यानी कि जो लोग पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ सफर कर रहे थे वो 0 से 6 तक वो आपके पास अमाउंट आती है। फिर किराए की बात करते हैं। अब किराया जो है मिनिमम 0 था, यानी कि फ्री में लोग भी सफर कर रहे थे, समझ रहे हैं बात को, और मैक्सिमम 512 पाउंड्स था या डॉलर्स, वट एवर द करेंसी वाज। अब यहां पे आपकी जो है ना थोड़ी सी माइंड में गेम चलेगी एज ए डेटा एनालिस्ट, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा कुछ भी नहीं दे रहा और एक 512 दे रहा है, और इसके बीच में इतनी रेंज कैसे आ गई। कोई बता सकता है क्या रीजन हो सकती है। स्टाफ भी हो सकते हैं। कभी आपने सुना है कि 0 से 6 माह तक के बच्चे का किराया नहीं लगेगा, होता है ना, फ्री होते हैं वो लोग। अच्छा, फिर आपके माइंड में एक और बात आ रही होगी अब, कि यार ये जो किराया है 512 किसने पे कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें, आप ही के डेटा के अंदर एक चीज मौजूद है जिसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास मौजूद है ना, ठीक है। क्लास का मतलब यह है कि फर्स्ट क्लास वाले ज्यादा पे करते हैं, सेकंड वाले कम पे करते हैं, थर्ड क्लास वाले बहुत कम पे करते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एवरेज निकाली है पूरे फेयर की, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि हर क्लास का डेटा ही डिफरेंट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ग्रुप वाइज इसको निकालना है। ग्रुप द डेटा बाय, यहां पे क्लास लिख देना है। देखिएगा, ग्रुप द डेटा बाय, कॉलम का एग्जैक्ट नेम आपको चाहिए विच इज क्लास। ग्रुप द डेटा बाय क्लास एंड शो एवरेज स्पेंडिंग या एवरेज फेयर आएगा इन ईच क्लास मेकिंग आ। अब मैं चार्ट की फॉर्म में जाता हूं, बार चार्ट। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, एंड दिस इज हाउ यू शुड डू द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन योर डेटा सेट। अब आपकी आहिस्ता 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 इन्वेस्टिगेशन वाली जो वो फिरकी है ना, वो घूमनी चाहिए कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्चुअली यही आपकी जॉब है एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको कोई आके बताएगा नहीं कि क्या मसला है, कहां पे क्या करना है। हाँ जी, एवरेज फेयर जो फर्स्ट क्लास वालों का था दैट वाज मोर देन 80। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास वालों का ग्रुप बना के उनका एवरेज फेयर 80 से ज्यादा था। सेकंड क्लास वालों ने दिया 20 पाउंड के करीब, थर्ड क्लास वालों ने टाइटैनिक में तकरीबन 15 पाउंड ऑन एन एवरेज दिया। समझ आ गई बात की। सो अब हम क्या कर सकते हैं, दैट इज गुड, हाउएवर प्लीज ऑल्सो एड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बार्स। अब आपको समझ लगेगा कि किस तरीके से आपका जो है डेटा आपके सामने आता है। अभी उस तरफ भी चलते हैं कि 512 क्या चीज हो सकती है। देखें, अब आपको समझ आई कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि इतना डेटा की रेंज फैली हुई है। यानी कि कुछ फर्स्ट क्लास वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने टाइम पे बुकिंग करा के सेकंड और थर्ड से भी चीप टिकट ले ली। समझ रहे हैं बात को, या ये वो बच्चे हैं जो फ्री में सफर कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, आई वुड रिकमेंड कि क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ दिस सेम थिंग। लेट्स सी, ये वो दौर है कि इंग्लिश आपको अच्छे से आती है और पता है क्या करना है, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ लिखना है। मैं यहां से माइक का बटन दबा के भी बोल सकता हूं और रेस्ट कर सकता हूं, एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय चैट जीपीटी। और इसने अभी सही नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया इसने। मैं इसको क्या करने वाला हूं, एक डिफरेंट वे में बनाता हूं एंड देन वी विल सी। सो मैं यहाँ पे कहूंगा, मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको भी समझ आएगा मैं क्या करने लगा हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ एज एंड फेयर। ठीक है, एंड देन ग्रुप देम based on class column with colors। ये मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को उठाता हूं। अब मैं एक यहां पे छोटा सा जो इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, एंड यू विल सी कि इट्स वेरी इजी टू डू दैट अगर ये स्कैटर प्लॉट बना देता है। ले जनाब, अब आपके पास यहां पे एक प्लॉट बना है जिसके अंदर थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के आपके पास डेटा मौजूद है, और आपके पास दो यहां पे डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स मौजूद हैं। ये दो ही बंदे हैं जिन्होंने बहुत महंगी टिकट खरीदी है। मैंने लगता है इन्होंने कोई ना न्यू खान वाला टक्कर गया होना। सो समथिंग हैपेंड हियर। ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैवी किस्म की टिकट खरीदी है। ठीक है, और अगर आप गौर करें तो एक इसमें से फर्स्ट क्लास वाला है और एक सेकंड क्लास वाला है। ठीक है, बेस्ड ऑन द कलर हम इसको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ नाइस बट द क्लास शुड हैव डिफरेंट शेप्स एज वेल। अब आप देखें, मैं बहुत कंप्रीहेंसिव प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा, बड़े आसान वाले प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, एंड एट द एंड मेरे पास डेटा आ रहा है और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं विद प्लॉट्स। ये डेटा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, आप खुद से बना लें या आप यहां से इसको कहें कि आपको बना के दे दे, और यहां पे हम देखते हैं कि क्या होता है। यहां पे अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों फर्स्ट क्लास के हैं, सेकंड के नहीं है कोई भी। और ये पूरे का पूरा एरिया अगर आप गौर करें, ये सारा फर्स्ट क्लास वालों का है जिन्होंने किराया अच्छा खासा दिया है। और यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पे आपकी एज आ रही है। तो इसका मतलब जिन्होंने ये रेंट दिया है 512 दोनों ने,
ये तकरीबन 38 साल की उम्र के हैं दोनों, 37-38। ये भी हो सकता है ये दोनों कपल हो, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं शेप्स आर फाइन बेस्ड ऑन द क्लास, प्लीज एड कलर्स बेस्ड ऑन कॉलम। लेट्स सी। अब आपको समझ लग रही है किस तरीके से हम चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है, डेटा एनालिस्ट यही ऐसे वाले काम करके इनपुट्स देता है और उसकी बेस पे फिर आप आगे प्रॉम्प्ट बनाते जाते हैं। और ये बेसिकली जो टाइप ऑफ प्रॉम्प्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स चेन बनाते जा रहे हैं। अब आपको जो मैंने कहा था ये दोनों कपल हो सकते हैं, कुछ समझ आई बात की? फर्स्ट क्लास फीमेल एंड फर्स्ट क्लास मेल है, ये दोनों कपल हैं, आई थिंक सो। समझ रहे हैं? तो ये मेरा हाइपोथेसिस था। तो आप क्या करते हैं, कुछ चीजें सोचते हैं, फिर उसको डेटा के थ्रू इन्वेस्टिगेट करके किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। दैट इज द जॉब ऑफ डेटा एनालिस्ट। सही है? समझ आ रही? और ये हम चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो इट्स वेरी इजी, आप कोड भी लिखवा सकते हैं इससे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों फर्स्ट क्लास के मेल एंड फीमेल आ गए, और यहाँ पे सारा झुरमट पड़ा हुआ है। और वो किन का झुरमट है? आपको भी पता है, सेकंड और थर्ड क्लास वालों का। जो ऊपर है सारे आपको दायरे नजर आ रहे होंगे, अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, आप अगर यहाँ पे गौर करें, ये सारे दायरे जो नजर आ रहे हैं या सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर फॉर फर्स्ट क्लास। और इन्होंने पे किया हुआ है सारा, यहाँ पे इतना ज्यादा खर्चा इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। जो 100 से नीचे नीचे आप देखेंगे, वहां से आपकी सेकंड एंड थर्ड क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी ranges of each class fare based on the, ये भी आपको एक चीज बताएगा। मैंने यहां पे लिखा है कि मुझे रेंज बताओ हर क्लास के फेयर की बेस्ड ऑन द सेक्स, यानी कि जेंडर कॉलम। ले जनाब, आपके सामने एक डेटा आया और ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटा एनालिस्ट के लिए। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे क्लास फर्स्ट है, फीमेल्स अगर क्लास फर्स्ट के अंदर हैं तो वो उन्होंने मिनिमम पे किया है 25, मैक्सिमम पे किया 512। अब आप अंदाजा लगाएं कि औरतों का मिनिमम 25 पाउंड उन्होंने पे किया। हो सकता है ये बच्ची हो छोटी सी। सो दैट्स अनदर क्यूरोसिटी जो हम लिखते जाएंगे। फिर हम एज वाला कॉलम देखेंगे, कौन सा था बंदा या बंदी जिसने 25 पाउंड या 25.92 पाउंड पे किया। फिर मेल ने 0 से लेके 512, हो सकता है कोई ऐसा बच्चा मेल हो या स्टाफ हो जिसने किराया नहीं दिया। देन सेकंड, फीमेल एंड मेल। फीमेल ने सेकंड क्लास में 10.5 एंड 65 तक, मेल ने इतना। थर्ड क्लास में ये रेंज गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर करें, मैक्सिमम जो है सेकंड और थर्ड क्लास का जो फेयर गया वो 73.5 गया है मैक्सिमम। सो दैट्स अनदर आउटपुट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करते हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब मैं यहां पे कहता हूं एक्ट एज ए डेटा एनालिस्ट एंड गिव मी द बेसिक EDA analysis of the data in a report using all 4 pillars: data composition, distribution, relationship, and comparison. Add plots where appropriate, and then also interpret those plots. ठीक हो गया? तो ये मैंने बेसिकली एक छोटा सा प्रॉम्प्ट अपनी तरफ से लिखा है। मैंने कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं डाली, ना कोई इतना रिफाइन किया। मैं इसको कहता हूँ कि ये वाला काम करो, और ये मैं प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, अब कम से कम ना मुझे एक बेसिक जिस्ट मिल जाएगी कि यार ये जो डेटा है ये क्या काम कर रहा है। एंड द सेम प्रॉम्प्ट कुड गो फॉर ऑल अदर थिंग्स। जो भी कोई डेटा आपके पास है, आप ये वाला एक प्रॉम्प्ट लिख के उसका बेसिक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो करवा सकते हैं। मैं ये प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे चैट के अंदर भी दे देता हूँ, और यही प्रॉम्प्ट मैं व्हाट्सएप के अंदर भी भेज रहा हूँ। अच्छा, ईडी और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स साइड बाय साइड चलते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि दोनों चीजें डिफरेंट है, यू आर रॉन्ग।
सो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा। मैं यही चीज़ आपको डिस्कॉर्ड के अंदर भी भेज रहा हूँ ताकि आपके पास ये सब कुछ ऐसे ही सेव हो जाए एंड यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस लेटर ऑन। ठीक है, ओके, लेट्स सी चैट जीपीटी क्या कर रहा है। अब आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने उसको बोला कि एक्ट एज डेटा एनालिस्ट, और ये सारे वो प्लॉट्स बना के दे रहा है, फिर मुझे बता रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है। ये देखें, खुद से लिख के दे रहा पूरी की पूरी रिपोर्ट। ठीक है, ये देखें, प्लॉट्स भी बन रहे हैं, एवरेज फेयर बन रहा है, समरी बना दी है उसने, एंड एट द एंड वो मुझसे कह रहा है कि अगर कुछ और चाहिए तो बताओ। सो ये मेरे नॉलेज पे डिपेंड करता है कि मैं क्या क्या करवा सकता हूँ। ठीक है जी, समझ आ गई। और इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि डेटा सेट में 891 एंट्रीज हैं। अनदर नेम ऑफ रोज इज एंट्रीज। रोज को एंट्रीज भी बोला जाता है। ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आप एक प्रॉपर वे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू दैट, या आप डिस्क्रिप्टिव जो है वो एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स का वो अपने ही किसी डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा जितना मर्जी बड़ा हो, डजेंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन द लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैपेबिलिटीज कि आप कितना बड़ा डेटा इसको प्रोवाइड कर सकते हैं और वो कितनी देर लेता है एनालिसिस के लिए। लेकिन चैट जीपीटी कैन हेल्प यू डूइंग दैट। यहाँ तक क्लियर होगी बात जी? कोई मुश्किल तो नहीं है काम? और ये एक एग्जाम्पल है कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इवन किसी भी डेटा सेट के ऊपर। ठीक हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, राइट डाउन इन द चैट एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस।